जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म। मतलब हम यहाँ पर ऐसे 5 रिफॉर्म्स जानने की कोशिश करेंगे जो हम ब्यूरोक्रेसी में ला सकते हैं, जिससे कि जो इफिशियंसी है ब्यूरोक्रेसी की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो एडिटोरियल है ये हमें इंडियन एक्सप्रेस का देखने को मिलता है। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो राइटर है, अब राइटर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, राइटर जो है रिटायर्ड प्रिंसिपल एडवाइजर रहे हैं प्लानिंग कमीशन न्यू दिल्ली, एंड उसी के साथ सीनियर फैकल्टी रहे हैं आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी पर भी। तो मतलब इन्होंने जो आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पर रिक्रूट किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग भी की है, इसलिए काफ़ी क्वालिफाइड व्यक्ति है रिफॉर्म्स बताने के लिए। तो इन्होंने ऐसे 5 यहाँ पर मेजर्स बताए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अगर रिफॉर्म लेकर आते हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो काफ़ी ब्यूरोक्रेसी को हम यहाँ पर इफिशियंट बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि एमएम एकेडमी ऐप पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है आपके लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। मतलब कंप्लीट सिलेबस ओरिएंटेड ये जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिलेंगे, प्लस जो पीडीएफ है ये भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। पीडीएफ अगर आप पढ़ते हो तो काफ़ी इजीली आपका रिवीजन जो है वो भी हो जाएगा काफ़ी कम टाइम में। उसी के साथ साथ कोई भी और सोर्स आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही एनसीईआरटी, ना ही कुछ कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको मिलता है। मतलब मैं इंडिविजुअली आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, प्लस आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो हम साथ में मिलकर बनाते हैं, जिससे क्या होता है आपको एक साथ में गाइड रहने के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ एग्जाम जो है वो हम साथ में क्लियर जो है वो कर लेंगे, एंड देन उसी के साथ साथ जो हम सही ट्रैक है उस पर भी चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप एंड वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, कि हम यहाँ पर क्यों देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर्स है उनका इन्फ्लुएंस गवर्नेंस में काफ़ी जो अड़थड़ा है वो क्रिएट कर रहा है, बैरियर क्रिएट कर रहा है। क्या इस पूरे देश को आईएएस ऑफिसर्स ही चलाएंगे क्या? इस तरीके के जो वाक्य है वो उन्होंने यहाँ पर कहे हैं। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि जब इतने बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके ही द्वारा यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो लाए जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रिफॉर्म्स लाती है, तो इसीलिए जब उनके द्वारा इस तरीके की बातें की जा रही है, तो क्या एक्चुअल में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी इनसफिशिएंट है, क्या एक्चुअल में हमारी ब्यूरोक्रेसी जो इनइफिशिएंट है, क्या एक्चुअल में हमारी ब्यूरोक्रेसी जो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से जो बैरियर्स है हमारे गवर्नेंस में क्रिएट हो रहे हैं। देखिए, गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस सिंपल अगर मैं तरीकों से आपको बताऊं, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो देखिए, जो बच्चा है उसके पेरेंट होते हैं, बराबर है? मतलब पेरेंट है, माँ बाप एंड बच्चा है। अब यहाँ पर उनको हम जब डिनोट करते हैं तो हम पेरेंट करके डिनोट करते हैं, लेकिन उन पेरेंट के द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही है उस बच्चों के लिए, मतलब समझ लीजिए अगर उसको चॉकलेट दिया जा रहा है, स्कूल में दाखिला किया जा रहा है, कॉलेज में किया जा रहा है, पॉकेट मनी दी जा रही है, ट्यूशन्स के लिए फीस दी जा रही है, या फिर खाना दिया जा रहा है, जो भी पेरेंट्स के द्वारा उस बच्चे के लिए किया जा रहा है उसको हम कहते हैं पेरेंटिंग। सेम उसी तरह हमारे देश में हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, इस तरीके का हमें एक रिलेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट जो है जो भी उनके सिटीजन्स के लिए कर रही है, भले वो वेलफेयर स्कीम्स हो सकती है, टैक्सेशन लगाना हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ये जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स के लिए की जा रही है उसे हम कहते हैं गवर्नेंस। तब आपका कॉन्सेप्ट जो है गवर्नेंस के मामले में क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर्स की, तो वो हमारी जो सिस्टम है गवर्नेंस की उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब जिस तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है कि वो बच्चे को अच्छी गाइडेंस दें, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अच्छा कुछ बन जाए, तो हम कहेंगे गुड पेरेंटिंग। एंड अगर बच्चा जो है वो कुछ बिगड़ जाता है, कुछ गलत इसमें चला जाता है, तो हम कहेंगे बैड पेरेंटिंग। उसी तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट में सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सभी आता है, अगर गवर्नमेंट सही ढंग से चीज़ें कर रही है जिससे कि देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे गुड गवर्नेंस। लेकिन अगर कुछ ऐसा कर रही है जिससे देश पीछे जा रहा है, उसे हम कहेंगे बैड गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस है उसमें यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आईएएस ऑफिसर्स क्रिएट करते हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए रिफॉर्म जो है वो लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी का हमारे देश में, तो ब्यूरोक्रेसी अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या करती है, जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में डिसीजन लेती है कि कौन सी पॉलिसीज़ हमें लानी है, कौन सी पॉलिसीज़ हमें नहीं लानी है। ये सारे डिसीजन जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का होता है।
क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। हमारे लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी कानून बनाए जाएंगे, उसके लिए हमने अपॉइंट किया है या फिर रैदर इलेक्ट करके दिया है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो पार्लियामेंट में हमारे बिहाफ में वहाँ पर कानून जो है वो लेकर आते हैं। अब वो कानून बनाने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है ब्यूरोक्रेसी की। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है उन पॉलिसीज का वो करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उनका हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इम्पोर्टेंट रोल जो है उनका डिफरेंट पॉलिसीज के फॉर्मेशन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो यहाँ पर देख लेगी हाँ यार ये हमें लाने की जरूरत है। देन उसके बाद सलाह मशवरा जो है वो किया जाएगा ब्यूरोक्रेट्स का। देन वो बताएंगे इसमें पॉजिटिव क्या है, उसमें नेगेटिव्स क्या है, उनके द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा। एंड देन यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है उसमें भी उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी के साथ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो इफेक्टिवली वहाँ पर रन होना चाहिए, उसमें भी यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है उसका एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है सही ढंग से वहाँ पर हो सके। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से हो रही है, सही ढंग से जो पैसे हैं वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट तो एलोकेट कर देगी कि हाँ सभी जो गरीब व्यक्ति है उनको 5 किलो जो राशन है वो घर में मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना, प्रॉपर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये यहाँ पर ब्यूरोक्रेट जो है उनका होता है। एंड इन दी एंड यहाँ पर वो पब्लिक रिलेशन जो है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरीके से उनका पब्लिक रिलेशन जो है वो मेंटेन हो रहा है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन क्योंकि ग्राउंड वर्क पर काम कर रहे हैं, पब्लिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पब्लिक की जो दुविधा है वो खुद वहाँ पर सुन रहे हैं, तो इस तरीके से हमें पब्लिक रिलेशन जो है वो भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर चैलेंजेस जो है वो भी हमें कई सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जो है ब्यूरोक्रेसी में वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो है वो यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो लोगों का दबाव आया है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। अब लोग जो है वो तो ऐसा भी दबाव डाल सकते हैं जो कानूनन ना हो या फिर जो सही ढंग से ना जाए। अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो कानूनन तौर पर जाना चाहेगी, जो हमारे संविधानिक तौर पर जाना चाहेगी। अब इलीगल काम जो है वो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उनको उस तरीके से भी जाना पड़ता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो भी गवर्नेंस के अड़थड़े में काफ़ी ज़्यादा एक जो बैरियर है वो क्रिएट करते हैं। एंड नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जर्नलिस्ट ऑफिसर्स, जो आईएएस ऑफिसर है वो जर्नलिस्ट ऑफिसर करके उनको देखा जाता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में उनकी महारत हासिल नहीं है या फिर मास्टरी हासिल नहीं है, ऐसा बोला जाता है गुड इन एवरीथिंग बट मास्टर इन नथिंग। तो उस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, हर चीज़ में अच्छे हैं लेकिन मास्टर किसी भी चीज़ में नहीं है। तो अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो फिर स्पेशलिस्ट तरीके से वो सोच नहीं पाएंगे कोई भी प्रॉब्लम के लिए, एंड स्पेशलिस्ट तौर पर अगर सोच नहीं पाएंगे तो उसका जो सोल्यूशन है वो वहाँ पर सही ढंग से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसके तहत लैटरल एंट्री जो है उसका भी प्रावधान यहाँ पर लाया गया कि लैटरल एंट्री के जरिए हम जो स्पेशलिस्ट है उनको लेकर आते हैं ब्यूरोक्रेसी में, जिससे कि वो सही ढंग से काम कर पाएंगे। देन ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर क्या होता है कि बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है। देन लोग जो है उनके साथ उनका डिटैचमेंट हो जाता है, जिससे ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर उनके अंदर आ जाता है कि यार छोड़ो ना यार, जो भी यहाँ पर करना है तो करप्शन जो है वो तो इसका पार्ट है ही, करप्शन तो हमें करना ही पड़ेगा, करप्शन के जरिए हम चीज़ें जो है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर राइज होते हैं, जिसकी वजह से करप्शन बोलिए, रेड टेपिज्म बोलिए, है ना, फेवरेटिज्म बोलिए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हर कोई फिर अपना स्वार्थ जो है वो देखने लग जाता है। हर कोई करप्शन जो है वो, लास्ट लेक्चर में हमने करप्शन जो है उसके बारे में डिस्कस किया है, जो हम कंटेम्प्रेरी इशूज़ की सीरीज चला रहे हैं, फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर। एंड उसी के साथ साथ जो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सब कुछ ऑलरेडी जो MM Academy ऐप पर है, वो लेक्चर्स अवेलेबल है, तो पूरे कोर्स अवेलेबल है, तो आप इजीली अच्छे तरीके से उन कोर्सेज को देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं 5 रिफॉर्म्स पर जो यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर 5 रिफॉर्म सजेस्ट किए उनके द्वारा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो भी मेजर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है, यहाँ पर उनके द्वारा बताए गए। तो जब हम फाइव मेजर्स यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट स्टेज। अब यहाँ पर जो रिफॉर्म्स बताए गए हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शायद ये जो रिफॉर्म यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टेज पर बताए गए हैं ये इतने पसंद ना आए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है रिक्रूटमेंट स्टेज पर, तो सबसे पहले तो ये बताया गया आईएएस और बाकी सर्विसेज जो है उन्होंने यहाँ पर यंगर एज को अट्रैक्ट करना शुरू करना चाहिए। जो यंगर एज है उसी से क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर एस्पायर करते हैं कि हाँ यार हमको यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो उसमें जॉब चाहिए। देन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जाते हैं, वहाँ पर उनको जॉब अगर नहीं मिल पाती है देन दे ऑप्ट फॉर चलो यार अब गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में सबसे अच्छी कौन सी है, आईएएस ऑफिसर, तो चलिए आईएएस ऑफिसर जो उसके लिए फिर है, तब तक उनकी एज जो है वो भी निकल चुकी होती है। तो यहाँ पर यंगर जनरेशन जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए, यंगेस्ट पॉइंट पर वो यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके लिए जो कैंपेन्स है वो भी यहाँ पर करना चाहिए, जिससे कि हम ब्राइटेस्ट जो माइंड्स हैं उनको यहाँ पर हम ला सकें। क्योंकि ब्राइटेस्ट माइंड क्या सोचते हैं कि हम फॉरेन कंट्री में जाकर काम करें, ब्रेन ड्रेन हमें देखने को मिलता है, इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
तो वो ब्रेन्स को यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए हमें यहाँ पर उनके लिए कैंपेन्स जो है वो चलाने चाहिए कि आओ यहाँ पर इंडिया में काम करो, जिससे क्या होगा आपका ब्रेन जो है यहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकेंगे और अच्छा एफिशिएंट तौर पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हम चला पाएंगे। देन उसी के साथ साथ उनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि जो एज है एंट्री की और जो अटेम्प्ट्स है उनको भी यहाँ पर रिड्यूस कर देना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे जनरल इसके लिए 32 एज जो है वो हमें देखने को मिलती है एंड 6 अटेम्प्ट्स जो है जनरल कैटेगरी के वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको भी रिड्यूस किया जाए ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये देख के संदीप भैया जो है वो तो यही बोलेंगे कि मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ तो इस तरह मतलब प्रिपरेशन छोड़ दूँ, तो ऐसा हो सकता है। एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है उसको यहाँ पर कॉम्प्रेस किया जाना चाहिए। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब पूरी 1 साल तक हमें प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है। इसके वजह से क्या है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं अपना प्रोडक्टिव टाइम एग्जामिनेशन प्रोसेस में ही गुजार देते हैं। तो यहाँ पर अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको नेशन बिल्डिंग में यहाँ पर खर्च करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको भी यहाँ पर कम किया जाना चाहिए, जिससे कि फटाफट यहाँ पर जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो हो जाए और जो एस्पिरेंट्स है उनको यहाँ पर फटाफट रिजल्ट्स मिले एंड देन वो हमारे नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान जो है वो प्रोवाइड कर पाए। अब यहाँ पर सेकेंड चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है कि ट्रेन द रिक्रूट्स फ्रिक्वेंटली। यहाँ पर जो रिक्रूट्स हैं उनको फ्रिक्वेंटली यहाँ पर ट्रेन किया जाना चाहिए। ये दूसरा यहाँ पर हमें सजेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो करिकुलम है एकेडमीज का, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए रिक्रूटमेंट हो गई। अब रिक्रूटमेंट के बाद वो कहाँ जाते हैं, लबासना ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उस चीज़ के लिए ड्रीम करते होंगे। तो यहाँ पर करिकुलम जो है वो भी यहाँ पर इस तरीके का रहना चाहिए कि पीरियडिकली उससे हमें अपडेट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सालों साल से वही चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, सालों साल से वही चीज़ इनकलकेट कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले करप्शन जो है वो अलग ढंग से हुआ करता था, आज करप्शन अलग ढंग से होता है। पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था तो करप्शन बहुत ही मतलब समझ लीजिए खुलेआम कि सीधा मांग लिया, हाँ चलो भाई ये करना है तो ये दे। आज खुलेआम नहीं होता है, आज अलग ढंग से जो करप्शन है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो पीरियडिकली यहाँ पर रिवाइज होते रहना चाहिए। जो भी चैलेंजेस आज के टाइम पर हमें देखने को मिल रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से, पहले डिजास्टर को हैंडल करने का अलग होता था, आज डिजास्टर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो अलग होता है। तो इसीलिए क्या है, जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं एकेडमी में, जो भी यहाँ पर करिकुलम है उसको पीरियडिकली रिवाइज करते रहना चाहिए। ट्रेनिंग जो उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन देना चाहिए। नहीं तो अभी क्या होता है, अभी इसी तरीके हाँ यार एक बार क्लियर हो गया ना, एक बार रैंक 1 आ गया, अरे IAS ऑफिसर तो तय है, अब तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो तो किस तरीके की भी करो कोई मतलब नहीं बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये नहीं होना चाहिए। अभी बीच में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा भी प्रपोजल जो है वो देखने को मिला था कि जो मतलब सर्विस होती है वो ट्रेनिंग के बाद दी जाए। मतलब जो IAS है IPS है वो ट्रेनिंग के भी उसमें इंक्लूड किया जाए, ट्रेनिंग का भी जो कुछ फॉर्मेट है वो उसमें इंक्लूड किया जाए, जिसके बलबूते पर फिर उनको ये किया जाए जैसे कि ट्रेनिंग जो है वो भी वो सीरियसली वहाँ पर अटेम्प्ट करे। तो ये भी हमें देखने को मिला था। उसी के साथ यहाँ पर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो उनके द्वारा इश्यूज को हैंडल किया जाना चाहिए क्लियर मैंडेट के साथ, जिससे क्या है कि सही जो है एक डिजर्विंग लोग है वही वहाँ पर बता सके कि क्या चैलेंजेस है एंड किस तरीके से उनको लड़ना है। एक करप्ट अगर ऑफिसर वहाँ पर पढ़ाने के लिए आ रहा है तो फिर वो क्या बताएगा, क्या ही वो तो खुले ऐसे ही बताया चलो यार जहाँ कर लेंगे, वो क्या है आगे जाके तुमको यही ऐसे मन में रहेगा। तो एक प्रॉपर उनके अंदर एथिकल कोड, एक प्रॉपर मॉरल वैल्यूज, ये सब इनकलकेट करना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आगे जाकर जब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन करे तो वो सही ढंग से करे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सेक्टरल स्पेशलाइजेशन है विद इन दी ब्रॉड जनरलाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि जनरलाइज्ड एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है IAS ऑफिसर्स का। मतलब जो IAS ऑफिसर्स है वो जनरलाइज हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशलाइज देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो है उसकी भी यहाँ पर अर्जेंट नीड है कि वो स्पेशलाइज रहे फाइनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल में, है ना। अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें अगर वो स्पेशलाइजेशन हैंडल कर लेते हैं तो स्पेशलाइज कैटेगरी में उनको, स्पेशलाइज डिपार्टमेंट में उनको डाला जा सकता है, जिससे कि उस डिपार्टमेंट को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाए, है ना। नहीं तो हमेशा उनको क्या है साथ में लगते रहेंगे कि हाँ इसमें क्या है, उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, ये हमें देखने को मिलता रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी कंसल्टेशन के साथ IAS एसोसिएशंस यहाँ पर और बाकी एक्सपर्ट जो है वो ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है कि इसका स्पेशलाइजेशन किस में है, उसका स्पेशलाइजेशन किस में है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं, है ना। नहीं तो जनरलाइज ट्रेंड बन चुका है, हायरार्की बन चुकी है कि हाँ 1 साल या 2 साल आपको ट्रेनिंग जो है उसमें बिताना है, देन 2 साल होने के बाद आप हो सकता है 2 साल जो है वो आप डिप्टी असिस्टेंट कलेक्टर के इसमें करो, देन उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के इसमें करो, देन उसके बाद आप कलेक्टर के इसमें रहोगे, मतलब 5 साल, मोस्टली 5 साल में आप कलेक्टर जो है वो बन जाओगे। देन उसके बाद समझ लीजिए 2-3 साल के बाद आप और ऊपर के लेवल पर, और ऊपर के लेवल पर, और ऊपर के लेवल पर, फिर सेंटर के इसमें।
तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो हायरार्की देखने को मिलती है। लेकिन अगर सही ढंग से वो कोई इसमें स्पेशलाइजेशन है उसका, अगर उसे उस डिपार्टमेंट में डाला जाता है तो वो उस डिपार्टमेंट को और ऊपर जो है वो ले जा सकता है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बिग डेटा यहाँ पर यूज़ करना चाहिए गवर्नेंस क्वालिटी को मेजर करने के लिए। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो अच्छा खासा डेटा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वो रैंकिंग देते हैं कि यहाँ पर गवर्नेंस किस तरीके की है, वहाँ पर गवर्नेंस किस तरीके की है। जिससे क्या होगा कि एक कंपटीशन जो है डेवलप होती है, एंड देन कंपटीशन डेवलप हो सबके सामने अगर गवर्नेंस का मैटर निकले, जैसे कि केरला अगर हम देखें तो वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है काफ़ी ज़्यादा है, तो बाकी स्टेट जो है वो भी कॉम्पीट करेंगे कि हाँ हमको भी यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो ऊपर लेकर जाना है। गवर्नेंस अगर हम यहाँ पर मेजर करते हैं तो बाकी स्टेट जो है, राज्य जो है वो भी चाहेंगे कि हमारा यहाँ पर ऊपर जाए। जिससे क्या होगा कि अपने आप गवर्नेंस क्वालिटी जो है ऊपर लाने लेकर जाने की वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा जो काम नहीं हो पाते हैं, गवर्नेंस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, वो यहाँ पर करप्शन का नहीं है। करप्शन तो है ही, लेकिन करप्शन से भी ज़्यादा मुद्दा जो है वो कौन सा है कि यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स है वो लेने से रोक देना। अलग अलग इनिशिएटिव्स होते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स बहुत सारे दिमाग में आते रहते हैं, है ना, आपके दिमाग में आते रहते होंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो आईएएस ऑफिसर्स है वो उसको इनिशिएट ही नहीं करते हैं जो दिमाग में आ रहा है। उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो है लिथार्जी कि छोड़ो यार क्या करना है, फिर अपने को लीड करना पड़ेगा, इससे अच्छा बैठो खाते रहो बस आराम से, है ना, मतलब 2 टाइम का लंच और लाइफ एट टच, उस तरीके से रहो। दूसरा है कि डर रहता है कि अगर हमने इनिशिएटिव ले लिया, देन उसके बाद हम पर अगर कोई कार्यवाही हो गई, हम पर अगर कुछ वो सही ढंग से हम नहीं कर पाए, उसमें अगर फेलियर हो गया तो हम पर कमिटी वमिटी ना बढ़ जाए, तो ये भी एक डर रहता है। तो ये डर की वजह से क्या इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। इनिशिएटिव ना लेने लिए जाने की वजह से क्या होता है कि जो जो चीज़ें हैं वो जैसी की वैसी रहती है, स्टेटस को रहता है, उसमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। गुड परफॉर्मर जो है उनको एनकरेज किया जाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई डिसीजन लिया है गुड फेथ में कि अच्छा किया जाए, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो भी उनको वहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रैक्टिस है अपॉइंटिंग रिटायरिंग ऑफिसर्स, वो यहाँ पर डिस्करेज किया जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है कि हाँ चलो रिटायर्ड हो गए ना, आप ये वाला हैंडल कर लो आप अच्छे ढंग से, मतलब आपका माइंड जो आपने इतने साल इन्वेस्ट किया है देश में, वो माइंड वेस्ट ना हो जाए घर में बैठे बैठे, तो आप ये हैंडल कर लो, वो हैंडल कर लो, ये हैंडल कर लो, ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो क्लेवर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो जिसकी पावर है, जिसकी सत्ता है, उनके साथ मस्त रहते हैं, और फिर उसके बाद उनको पता है कि हाँ रिटायरमेंट होने के बाद हमारे लिए अच्छा खासा ये रहेगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट देश में नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने टाइम का, जो भी उन्होंने टाइम अपने ब्यूरोक्रेसी में गुजारा है, वो पावर के लिए, सत्ता के पीछे, सत्ता के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि फिर उनके रिटर्न जो है उनको रिटायरमेंट के बाद मिले। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, वो गवर्नमेंट जैसा बोलेगी वो ऐसा परफॉर्म करेंगे। अब गवर्नमेंट अगर बोलेगी करप्शन, हाँ करप्शन, गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा नहीं, हाँ ठीक है ऐसा नहीं, भले वो देश के अगेंस्ट भी क्यों ना जा रहा हो। तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो परसेप्शन है डिमोटिवेट करता है ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स को, कि यार हम तो ऑनेस्ट है, तो क्या हम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हमको आगे कुछ नहीं मिलेगा, हमारी कोई जिंदगी नहीं है, ऐसा यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ आउटस्टैंडिंग अगर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको हम इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं कोई एडवाइजरी कैपेसिटीज़ में, कि हम ये चीज़ को कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ को कैसे किया जाना चाहिए, इसमें ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें उनका यूटिलाइजेशन करना यहाँ पर सही रहता है। तो इस तरीके से हमें जो रिफॉर्म्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो हम हमारे ब्यूरोक्रेसी में कर सकते हैं। तो 5 रिफॉर्म है, तो आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके अलावा हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में ब्यूरोक्रेसी को और ज़्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए, ये भी आप बताइए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अड़थड़ा बन रहा है हमारे गवर्नेंस में, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए ये टॉपिक को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गवर्नेंस सेपरेट कोर्स हमारा ऑलरेडी एमएम एकेडमी पर है, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आपको एमएम एकेडमी पर मिल जाएंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से। तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, और कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। जय हिंद।